Good morning to all of you once again in this business week class. Yesterday, our chapter number 9, financial management chapter was in progress. ये चैप्टर हमारा चला हुआ था। तो आज इसमें नया टॉपिक जो वो आपके पास में आ रहा है, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। आपने जो 3 टाइप के डिसीजन थे वो हमने कर लिए थे, वो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। 3 टाइप के डिसीजन कौन कौन से थे। वो आपके पास में थे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा आपके पास में था वो का फाइनेंस डिसीजन, और थर्ड आपके पास में था वो आपके पास में था डिविडेंड डिसीजन। ये तीनों प्रकार के डिसीजन थे, वो हम कल तक के चैप्टर में लेक्चर में पूरा कर चुके थे। आज हमारे पास में जो नया जो टॉपिक है वो आपके पास में आ रहा है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो उससे पहले वाले हम फैक्टर्स भी देख चुके थे, फैक्टर अफेक्टिंग, वो सारी चीज़ें कर चुके थे। आज जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है जी। तो आपका जो है फाइनेंशियल प्लानिंग, तो नेचुरली फाइनेंशियल प्लानिंग कौन करेगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही करेगी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। और प्लानिंग जो वर्ड है, तो ये आप जो चैप्टर नंबर 4 में चैप्टर नंबर 4 में आप जो कर चुके हैं, तो चैप्टर 4 में था कि थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू, हु विल डू, ये चीज़ें थी। यानी इन एडवांस कोई चीज़ सोचना, वो प्लानिंग आपकी कहलाती है। तो यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड जो है वो आपके डिसीजंस होंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड। ठीक है, यानी आप जो है ये थिंकिंग इन एडवांस है या डिसाइडिंग इन एडवांस है। ठीक है, डिसाइडिंग इन एडवांस क्या हुआ? डिसाइडिंग इन एडवांस क्या डिसाइड करना है एडवांस? नंबर 1, डिसाइडिंग इन एडवांस हमने करना है सबसे पहले हाउ मच टू स्पेंड। हाउ मच टू स्पेंड, पहले हाउ मच टू स्पेंड, कितना खर्च करना है। ठीक है, मीन्स इन एडवांस। सेकंड आपके पास में है वो आपके पास में कि हाउ मच टू स्पेंड। सेकंड, ऑन व्हाट टू स्पेंड। ऑन व्हाट टू स्पेंड, किस पर खर्च करना है, कितना खर्च करना है और किस पर खर्च करना है। ठीक है, ये आपका जो है। और व्हेन टू स्पेंड भी हम इसको कर सकते हैं। व्हेन टू स्पेंड, कब खर्च करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप एडवांस में डिसाइड कर लें तो ये आपकी कहलाएगी फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग है तो नेचुरली फाइनेंस से रिलेटेड है, वो आपकी प्लानिंग जो नॉर्मल चीज़ों के लिए थी। तो यहाँ पर जो है एक भाई हैं, उनका नाम है गैस्टनबर्ग। ठीक है, गैस्टनबर्ग जो है उसके क्या कहता है फाइनेंशियल प्लानिंग में किन किन चीज़ों को इंक्लूड करता है। तो वो कहता है कि फर्स्ट है डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट द बिजनेस ऑपरेशन स्मूथली। कि पहला तो गैस्टनबर्ग बोलते हैं कि भैया उनको कितना पैसा चाहिए किसी बिजनेस से ऑपरेशन को स्मूथली रन करने के लिए, ये पता करना, ये आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग है। सेकंड आपका डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड, ये पैसा कहाँ से आएगा, वो भी आपका फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है। और थर्ड कहता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ सूटेबल पॉलिसीज फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड, कि आपका जो पैसा आया है उसके लिए सूटेबल पॉलिसीज बनाना उनकी यूटिलाइजेशन के लिए,
कि वो कहाँ पर कैसे खर्च करना है और आपका फंड का अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना। ये जो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग हैं, तो ये आपके गेस्टनबर्ग ने बोला। तो गेस्टनबर्ग ने जो वर्ड बोले हैं वो ये बोला कि सबसे पहले तो ये था कि आपका जो है डिटर्मिनेशन अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड, कितना पैसा चाहिए, ठीक है। तो कितना पैसा चाहिए, तो वो यहाँ पर वही वर्ड है, हाउ मच टू स्पेंड, ठीक है, यानी कितना पैसा खर्च करने के लिए चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेस, तो डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज में यहाँ पर जो डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज नहीं है उसमें मैंने जो लिखा था ऑन व्हाट टू स्पेंड, किसके ऊपर खर्च हमने करना है। और यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज और डिटर्मिनेशन ऑफ सूटेबल पॉलिसीज टू स्पेंड, स्पेंड करने के लिए डिटर्मिन पॉलिसी करना, इन तीनों पॉइंट लगभग वही है, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट में आ जाते हैं जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आप जो मैंने जो सेकंड बोलता हूँ गेस्टनबर्ग का, ये कोई जरूरी नहीं कि आप गेस्टनबर्ग को यहाँ पर जो लिखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इट इज़ योर ओन डेफिनेशन कि फाइनेंशियल प्लानिंग की खुद ही डेफिनेशन कौन सी है, तो खुद ही जो उनको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम जब देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं वो हम बात करें। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आपकी जो है सबसे पहला इसके अंदर जो है टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड। टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, जो आपके फंड्स की अवेलेबिलिटी है उसको हमने एंश्योर करना व्हेन दे रिक्वायर्ड, जब उनकी जरूरत होगी। तो क्योंकि प्लानिंग का मतलब ही होता है कि एडवांस में कुछ सोचना। तो पहला पॉइंट है टू एंश्योर अवेलेबिलिटी। टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स when they requires। पहले आपके पास में जी कि टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन दीज आर रिक्वायर्स, कि आप जब फंड्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करेंगे कि जब हमें जरूरत है तो वो हमें मिल जाए। तो कहता है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग is that the sufficient funds should be available in the company for different purposes such as purchase for long-term assets, to meet day-to-day expenses, etc. It ensures the timely availability of finance. Along with the availability of finance, financial planning also tries to specify the source of finance, कि आपका कंपनी के अंदर जो है वो सफिशिएंट फंड की अवेलेबिलिटी उस टाइम पे होनी चाहिए। ये इंश्योर करना फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है कि आपके जिस प्रकार से लॉन्ग टर्म के लिए यू वांट टू परचेज द एसेट, फॉर शॉर्ट टर्म you want to meet the day-to-day expenses, and must be on the time basis, and it should be ensured also that from which sources this amount will be available। ठीक है, आपने कहा कि हमने जो है we will request 1 crore rupees for establishment of new plant in January, and you simply says okay it will available, बट फ्रॉम वेयर इट विल अवेलेबल, 1 करोड़ रुपये कहाँ से अवेलेबल होगा। तो यानी इनको जो है साथ साथ में इंश्योर तो करना और साथ में ये बताना कि फ्रॉम वेयर ये पैसा कहाँ से आपको मिलेगा, वो भी आप क्लियर इसमें करेंगे कि अगर आपका 1 करोड़ रुपये यू रिक्वायर्स फॉर द प्लांट, तो 1 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं है, देन हाउ यू विल गेट इट। तो इट मे बी बाय इश्यूइंग इक्विटी शेयर्स, इट मे बाय इश्यू द डिबेंचर्स, or it may be by taking the loan from the bank, or it may be taking the loan from the subsidiary companies or any other source। Means the availability of funds must be ensured for all type of the long term as well as the current assets, and that must be also specify the source from where the money will be received। तो वो भी आपने क्लियर इसमें कर देना कि कौन से सोर्स से आएगा। कि मान लो कि आपको जो है
अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स आपने कहा कि हो जाएगा, पहले कहाँ से होगा। अब आपने कहा कि 1 करोड़ रिक्वायर्स, तो आपको 1 करोड़ जो इट इज ए बिग अमाउंट है, इट कैन बी टेकन फ्रॉम द शेयर्स, बट इट शुड बी इंश्योर दैट द मार्केट सिचुएशन, स्टॉक मार्केट सिचुएशन इज इन योर फेवर और नॉट, कि अगर मार्केट सिचुएशन फेवर में नहीं है, अगेंस्ट द लीकिंग पोजिशन, तो फिर वहाँ पर आपके शेयर को खरीदेगा नहीं। तो यू शुड बी एंश्योर दैट द मनी विल बी अवेलेबल व्हेन यू रिक्वायर्स। फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव है वो प्लानिंग का, वो टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, ठीक है। सेकंड, टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली। सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू सी, सेकंड आप कहते हैं टू सी दैट फर्म डज नॉट, that firm does not raise funds unnecessarily। फर्म जो है वो अननेसेसरली फंड रेज ना करे। समटाइम इट हैपन्स दैट यू आर नॉट मच मोर प्लानिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट इन द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेसेस, but you just made the planning to raise the funds from the market, funds from any sources. If you are taking the funds in advance without any reason, it is also a wastage of the resources. Excess funding is as bad as uneducated or shortage, कि ज़्यादा पैसा होना भी उतना खतरनाक है जितना कि कम पैसा होना है, पैसे की शॉर्टेज होना। If there is a surplus money, financial planning must invest in it the best possible manner, as keeping the financial resource idle is a great loss to the an organization। कि आपके पास जो अमाउंट अवेलेबल है that must be invested somewhere, and if the resources remain with you unnecessarily, it is an harmful factor for the business, for the organization। तो आपके यहाँ पर जो हम देखें कि आपका जो है रिसोर्स से इकट्ठा करना जरूरी है, और अननेसेसरली आप अगर पैसे इकट्ठा करते हैं तो वो भी आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड्स बोथ शॉर्ट टर्म एज वेल एज द लॉन्ग टर्म प्लानिंग। फाइनेंशियल में आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इट इज बोथ टाइप, दैट इज फॉर द शॉर्ट टर्म एज वेल एज फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म प्लानिंग फोकसेस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स फॉर द एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। तो आपका जो आपका मशीनरी में हो गया, आपका प्लांट में हो गया, ठीक है, या आपका जो है कोई लॉन्ग टर्म है पॉलिसी जैसे बना रहे जो कि धीरे धीरे आपकी चलती जाएगी, तो उसके लिए वो जो आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है या कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। वेयर एज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान्स आर कॉल्ड बजट, और शॉर्ट टर्म प्लान से वो आपके बजट कहलाते हैं। तो लॉन्ग टर्म वाले तो आपके कहलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और शॉर्ट टर्म वाले आपके कहलाते हैं बजट्स। बजट आर इंक्लूड डिटेल्ड प्लान। बजट क्या होते हैं, जो मैंने आपको कंट्रोलिंग में बताया था कि बजट इंक्लूड ए डिटेल प्लान ऑफ एक्शन फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस। कि आपका बजट जो है एक डिटेल्ड प्लान है जिनका पीरियड 1 साल या 1 साल से कम होता है। तो डिटेल्ड प्लान है जिनका बजट, जिनका जो है टाइम 1 साल या 1 साल से कम हुआ करता है, ठीक है जी। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग है वो आपके 2 हैं। तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव जो प्लानिंग था वो था एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, फंड्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करवाना अंडर व्हेन दे रिक्वायर्स, जब उनकी जरूरत पड़ती है। दूसरा सी व्हाट टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज फंड अननेसेसरली। दूसरा कि जब फर्म जब बिना काम के लोन जब वो रेज ना करे, बिना काम के फंड वो रेज ना करे। तो ये आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है हम उसके ऊपर करते हैं जी। Importance of financial planning।
फाइनेंशियल प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, हम इसको भी डिस्कस करते हैं। तो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग की इम्पोर्टेंस जो है वो ये, पहला, मेक द फर्म बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर, टू फेस द फ्यूचर। मेक द फर्म, नंबर वन है मेक द फर्म better prepared make the firm better prepared to face the future. टू फेस द फ्यूचर, ठीक है। तो आपकी जो फर्म है उसको जो है अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना, ताकि फ्यूचर को जो अच्छी तरीके से फेस कर सके। आपका जो है फर्स्ट फाइनेंशियल प्लानिंग की इम्पोर्टेंस है कि इट हेल्प्स इन द फोरकास्टिंग व्हाट मे हैपन इन द फ्यूचर अंडर द डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस। कि आपका जो है फाइनेंशियल प्लानिंग में ये फोरकास्ट करने में मदद मिलती है कि आपके जो है डिफरेंट सिचुएशन में फर्म के साथ में क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज ए प्रोडक्शन ऑफ 20% ग्रोथ इन सेल, हम ये मान के चलते हैं कि इन फ्यूचर प्रोडक्शन देयर इज ए ग्रोथ ऑफ 20% इन सेल, बट इज नॉट कंपल्सरी दैट इट विल बी 20%, इट मे बी 10% और इट मे बी 30 or 40%। means the firm should prepare itself for both of the situation, that may be for the negative and that may be for the positive। तो उनको दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये आपके फाइनेंशियल प्लानिंग जो इन एडवांस वो जो इतना जो रूम लेके चलती है कि इट विल हैव सो मच फाइनेंशियल रिसोर्स दैट इट कैन फेस द फ्लक्चुएशन easily in future। Next, help in avoiding business shocks and surprise, helps in avoiding business shocks SHO, shocks and surprises। कि आपका जो है फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंस है कि ये जो है आपके जो बिजनेस में जो शॉक्स एंड सरप्राइजेस आते रहते हैं उनको भी फेस करने में, उनको अवॉइड करने में जो है वो हेल्पफुल हो सकती है। मीन्स इफ यू वेल प्रिपेयर्ड एज फाइनेंशियली, if there could be any shock, means if there could be recession, then you would be ready for these shocks। You can see in these days the corona epidemic is there, your parents are arranging yourself in any other manner। बड़ी समस्याओं के अंदर वो हैं, वो जो किस किस प्रकार से अरेंज कर रहे हैं। तो नेचुरली द पेरेंट्स हु हैज द गुड रिसोर्सेस and they have managed their financial systems in past in a better manner, and now they have a bank balance, they have not no much worry, but the persons who has not the good financial resources and they have not the bank balances, then they are facing the problems in these days, and they are worried about the future also। It means the same thing also happen with the firms, that there may be such situations that there may be recessions or there may be the boom period also। If there is a recession, then it is a shock for the firm, and if there is a boom, then it is surprise for the firm। It means financial planning prepares for the depression period and for the boom period also। Next is coordinate various functions, coordinates various functions। आपके जो अलग अलग फंक्शंस हैं उनको भी ये
कोऑर्डिनेट करती है फाइनेंशियल प्लानिंग. इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग द वेरियस फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन सेल्स बाय प्रोवाइडिंग क्लियर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. आपके जो है प्रोडक्शन है या सेल है, बोथ बिलोंग्स टू द फाइनेंस. प्रोडक्शन मीन्स there will be purchases and there will be production. If the production will be on time, then sale will be also on time, and due to the production and the sale, there should be a proper coordination. And in financial instructions, the coordination is clearly defined. तो उनसे उनको जो है क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलती हैं कि आपने कितना प्रोडक्शन करना है और कितना सेल है, ताकि फाइनेंस आपका अच्छी तरीके से चलता रहे. फोर्थ है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस. प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस. प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस. आपके फाइनेंशियल पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी आपका इसके अंदर जरूरी है कि इट हेल्प डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर द फाइनेंशियल प्लानिंग रिड्यूस द वेस्ट, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड गैप ऑफ प्लानिंग. क्योंकि प्लानिंग का मतलब भी क्या है? प्लानिंग का मतलब है टू reduce the duplication, to reduce the overlapping, to reduce the wastage of the resources. And same thing is also in the finance also. तो फाइनेंस में भी आप इस प्रकार रिसोर्सेज को जो है हर तरीके से आप कोशिश करते हैं कि वो आपका जो है वेस्टेज रिड्यूस हो जाए. तो यहाँ से आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा. नेक्स्ट लिंक प्रेजेंट एंड फ्यूचर. लिंक प्रेजेंट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट एंड फ्यूचर. आपका जो प्रेजेंट और फ्यूचर है उसको भी ये लिंक करता है कि इट ट्राई टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर बाय एंटिसिपेटिंग सेल्स ग्रोथ एक्सेट्रा. कि प्रेजेंट में अगर आपकी अच्छी सेल होगी तो नेचुरली फ्यूचर आपका ब्राइट होगा. इफ यू हैव नॉट प्रेजेंट गुड सेल और गुड सिस्टम, देन फ्यूचर विल नॉट बी ऑल्सो ब्राइट. तो आपका यहाँ पर भी जो है आपका लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर है. लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन. लिंक बिटवीन investment and financing decision. Investment and finance decision. इन्वेस्टमेंट का मतलब तो आपको पता ही है. इन्वेस्टमेंट मीन्स वेयर द मनी शुड बी इन्वेस्टेड, मीन्स फॉर द लॉन्ग टर्म. द प्लांट शुड बी एस्टेब्लिश, द मशीनरी शुड बी परचेज्ड और नॉट. तो ये तो इन्वेस्टमेंट है. एंड फाइनेंस डिसीजन मीन्स फ्रॉम वेयर मनी शुड बी कलेक्टेड, फ्रॉम वेयर द मनी वी विल गेट ऑन द चीपर वे. तो ये सारा का सारा क्या है? ये फाइनेंस डिसीजन है. तो इन दोनों के बीच में लिंक क्रिएट होता है कि इट प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन ऑन द कंटिन्यूस बेसिस पे चलता रहता है. लास्ट है मेक इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. मेक इवैल्यूएशन of actual performance. Earlier. ठीक है. तो लास्ट आपको पॉइंट है कि मेक द इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अर्लियर by spelling out the detailed objective of the various segment. It make the evaluation of actual performance easier. कि आपका जो है जो आपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स फिक्स किए थे और बिजनेस सेगमेंट्स के, उनका इवैल्यूएशन करना कि ये आपका सही चल रहा था कि नहीं चल रहा था. तो ये आपके पास में जो है मेन रूप से आपके 7 इम्पोर्टेंस हैं आपके फाइनेंशियल प्लानिंग. ठीक है. तो एक बार फिर मैं दोबारा से बताता हूँ कि आपकी इम्पोर्टेंस कौन कौन सी हैं. तो सबसे पहली इम्पोर्टेंस आपके पास में है मेक द हम बेटर प्रिपेयर टू फेस फ्यूचर.
कि आपकी जो फर्म जो है वो बेटर प्रिपेयर करना है फ्यूचर को फेस करने के लिए। फ्यूचर में आपके अप एंड डाउन जो आते हैं, हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस से शॉक्स एंड सरप्राइजेस। तो बिजनेस के शॉक एंड सरप्राइजेस जो आते हैं उनको भी जो है फेस करने में ये मदद करते हैं कि शॉक्स में द डिप्रेशन, सरप्राइजेस, बूम पीरियड। कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शंस, आपके वेरियस फंक्शन, प्रोडक्शन है, सेल है, उनको कोऑर्डिनेट ही करता है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपके जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, की डुप्लीकेशन ना हो, ओवरलैपिंग ना हो, ताकि वो कई बार जो पैसा खराब ना हो। लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट का फ्यूचर से लिंक भी करना कि प्रेजेंट में आपके वर्किंग अच्छी है तो फ्यूचर आपका ब्राइट होगा। लिंक बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस डिसीजन, कि आपका इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस डिसीजन वो कौन से हैं उनका भी लिंक होता है कि वो फ्रॉम योर मनी यू विल गेट एंड वेयर यू विल इन्वेस्ट। एंड लास्ट है मेक इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अर्लियर, जो आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस आपने जो प्लानिंग की थी, क्या उसका जो परफॉर्मेंस हमने उनसे कंपेयर किया तो वो एक्चुअल है या नहीं। ठीक है जी, तो ये आपके पास में इसकी इम्पोर्टेंस थी। अब एक छोटा पॉइंट लास्ट में बचता है, कंपैरिजन बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो आपका पता ही कि इट इज इन ब्रॉडर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग उसका पार्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट के ही आपके पार्ट होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो यहाँ पर प्लानिंग जो है वो यहाँ पर फाइनेंस प्लानिंग है, तो नेचुरली इट इज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पार्ट हैं, तो देखो हम इसको डिफरेंस करके चलते हैं। That is the बेसिस ऑफ डिफरेंस। आपके जो है बेसिस ऑफ डिफरेंस कौन से हैं, तो उसके बाद में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और नेक्स्ट हम लेते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, ये आपके हमारे पास में है। और सबसे पहले आपके पास में है मीनिंग। आपका मीनिंग क्या है, तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग जो है वो आपके ध्यान में होगा। तभी मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मीनिंग क्या है, तो इसका है इट रेफर्स द एफिशिएंट एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन। जो सबसे पहले चैप्टर हमने शुरू किया था वो था एफिशिएंट एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। ठीक है, तो इसमें तो आपके तीन फैक्टर थे, एफिशिएंट एक्विजिशन, एफिशिएंट एक्विजिशन था, उसके बाद में एफिशिएंट यूटिलाइजेशन था, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन था, और उसके बाद में एफिशिएंट डिस्पोजल था, और उसके बाद में एफिशिएंट डिस्पोजल। तो आपका पैसा जो है कहाँ से बढ़िया सस्ता पैसा आपको कहाँ से एक्वायर कर सकते हैं, उसको आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जो पैसा आपके पास में आया उस पैसे को आप किस तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं, प्रॉफिट को किस प्रकार से बांट सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये था। नेक्स्ट आपके पास में है इसका जो प्लानिंग में, इट रेफर्स द एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड। ये तो एस्टिमेशन है, estimation of capital required, estimation of capital required and deciding sources and deciding sources। सोर्सेज को डिसाइड करना भी इसी का पार्ट है आपका होता है। तो वहाँ पर तो आपका था एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो वो तो आपका था एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, एक्विजिशन एंड डिस्पोजल। ये आपका था एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड एंड डिसाइडिंग द सोर्स। सेकंड आपके पास में स्कोप। स्कोप, स्कोप में वाइडर स्कोप इसका, हैविंग वाइडर स्कोप, क्योंकि आप देखते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट
और फाइनेंशियल प्लानिंग इज द पार्ट ऑफ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसके पास में जो है वाइडर स्कोप है, इसका स्कोप जो है वो नैरो है, इट्स स्कोप इज नैरो, इसका स्कोप है नैरो है, यानी इसका स्कोप ज़्यादा नहीं होता है, इसका स्कोप जो कि ज़्यादा। थर्ड है ऑब्जेक्टिव, objectives, its objective manage all the activities all the activities all the activities to manage all the activities to manage of finance फाइनेंस रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज उनको मैनेज करने का काम होता है, जबकि इसका इंश्योर जो है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, फंड्स की अवेलेबिलिटी का इंश्योर करना, और एक्सेस अवेलेबिलिटी है उसको भी इंश्योर करना कि एक्सेस अवेलेबिलिटी ना हो। ठीक है जी, तो ये आपके पास इनके डिफरेंसेस थे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का आपका जो टॉपिक्स में खत्म हो गया है। नेक्स्ट हम जो कैपिटल प्लानिंग हम कल से करेंगे। हाँ जी, एनी प्रॉब्लम